हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हजार क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की है उसके अंदर 323 अपने क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं। आज 324 से स्टार्ट करेंगे। एंड पीछे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज थोड़े न्यूमेरिकल हैं क्वेश्चन के अंदर, और न्यूमेरिकल सीरीज भी मैं शायद एक दो दिन में अपलोड करूंगा। वही है, कम्युनिटी टेब वाला क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल। धीरे धीरे करके सब अपने पास कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। जो भी आईटी से संबंधित डिप्लोमा संबंधित तैयारी करता है उनके पास शेयर कीजिए। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 324 नंबर क्वेश्चन। डीसी शंट जनरेटर में 500 आरपीएम पर 1000 वोल्टेज उत्पन्न करता है। अगर जनरेटर को कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन किया जाए और गति 800 आरपीएम करने पर उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा। कांस्टेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो उसके अंदर फ्लक्स है उसको कम या ज्यादा नहीं करना है। जितना है फ्लक्स 500 आरपीएम पर जितना फ्लक्स था 500 आरपीएम और 100 वोल्ट पर जितना फ्लक्स था उतना ही 800 आरपीएम पर और जितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा उसके लिए रहेगा। ओके, एंड स्पीड को अपने कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मली आपको बताया है कि जो अपने पास बैक ईएमएफ समानुपाती गति की होता है। जैसे जैसे गति बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, वोल्टेज भी हाँ इसी प्रकार समानुपात में होगा। तो यहां पर अपने पास A2 अपॉन में E1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 होगा। ओके, तो यहां पर अपने पास E1 जो प्राइमरी की जो स्पीड कितनी है वो है 500। ओके, और सेकंड स्पीड क्या रहेगी 800 आरपीएम की। पहली कंडीशन के अंदर उत्पन्न वोल्टेज अपने पास 100 वोल्टेज था, तो अब वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा तो इन आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग जाएगा 16 तो 0। 160 वोल्टेज अपने पास उत्पन्न ईएमएफ रहेगा। कांस्टेंट फील्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को कहते हैं कांस्टेंट पावर ऑपरेशन कहते हैं। फील्ड कंट्रोल करने को, आर्मेचर को कंट्रोल करते हैं तो स्थिर स्थिर टॉर्क ऑपरेशन रहता है। ओके, लिख ही देता हूं, चलो आप इस प्रोसेस समझ जाओगे नॉर्मली। ओके, यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं फील्ड और यहां पर आर्मेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं तो कांस्टेंट पावर ऑपरेशन है, आर्मेचर कंट्रोल कर रहे हैं तो स्थिर टॉर्क ऑपरेशन है। यहाँ पर पावर कांस्टेंट है तो टॉर्क वेरिएबल रहेगा, यहाँ पर टॉर्क वेरिएबल है तो पावर टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर वेरिएबल रहेगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325 क्वेश्चन पर। एक डीसी शंट वेव बाउंड मोटर में उत्पन्न टॉर्क क्या होगा। टॉर्क पूछ रहा है सॉरी, उत्पन्न टॉर्क। टॉर्क अपने पास न्यूटन मीटर में होता है। यदि चालकों की संख्या 1500 है और फ्लक्स 10 मिली वेबर का है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, और पोल अपने पास 8 पोल की मशीन है और धारा का मान 20 एम्पियर है, तो कितना टॉर्क होगा। तो सबसे पहले अपने को टॉर्क के लिए फॉर्मूला रहता है टॉर्क इज इक्वल टू HP मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 746 वाट। 746 एक HP के अंदर वाट रहते हैं, वो भी ब्रिटिश प्रणाली में, मेट्रिक में 735.5 रहता है, अपॉन में 2 पाई n अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला रहता है। टॉर्क ज्ञात करने के लिए जब अपने ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करते हैं तो उस टाइम में बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई जो अपने पास आर्मेचर धारा होता है, इसके द्वारा अपने को क्या आएगी, पावर मिलेगी। पावर मल्टीप्लाई 60 कर देंगे अपॉन में 2 पाई n करेंगे, तो अपने को पावर जो ये टॉर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो HP से वाट को गुणा कर दिया तो अपने को शक्ति मिल गई, और ईएमएफ गुणा धारा अपने पास शक्ति रहती है।
तो इसीलिए बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस मिलेगा। तो बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला रहता है 5 ZNP अपॉन में 60 मल्टीप्लाई आर्मेचर पैरेलल पाथ। यहाँ पर ए 5 फ्लक्स है, Z नंबर चालकों की संख्या, और N अपने पास स्पीड है, P पोल है, और A अपने पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं। लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या इज इक्वल टू पोल गुणा प्लेक्स होता है। वेव वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू 2 गुणा प्लेक्स रहता है। अब सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स होता है, उसके हिसाब से प्लेक्स करके पैरेलल पाथ ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्लक्स अपने पास 10 मिलीवेबर का है, मल्टीप्लाई तो 10 लिख दिया आपने। मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, अपॉन में लिखेंगे तो नॉर्मली ये कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर, तो यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर अपने पास Z लिखेंगे चालकों की संख्या 1500, मल्टीप्लाई स्पीड अपने पास नहीं है, स्पीड को N लिखेंगे, मल्टीप्लाई पोल कितने हैं, पोल है 8 अपने पास। ओके, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 तो ये है, और ए अपने पास पैरेलल पाथ है, और सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स नहीं बताया तो अपने नॉर्मली सिंप्लेक्स लिखेंगे। सिंप्लेक्स के लिए पोलों की संख्या 2 लिखेंगे, एन मल्टीप्लाई आर्मेचर धारा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ये अपने पास 60 को अगर मल्टीप्लाई ना किया जाए तो ये अपने पास पावर है या नहीं है, पावर है। ओके, अपॉन में अपने को डिवाइड करना है 2 पाई एन के द्वारा, कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। ओके, ये 3 जीरो है तो 2 जीरो ये और 1 जीरो इसे काट देंगे, हटा देंगे, 60 से 60 हट जाएगा, और यहाँ पर 2 को हटा देंगे, यहाँ पर 4 आएगा, और 15 चौके आ जाएंगे 60, 60 एंड आर्मेचर धारा मिला है अपने को इतना। ये सॉल्यूशन करने के पश्चात अपने को ये चीज मिली है, तो थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। और ये धारा की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 20 है, 20 आगे लिख लेंगे आर्मेचर धारा की वैल्यू को हटा के। ओके, एंड यहाँ पर अपने लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई गति मल्टीप्लाई आर्मेचर धारा कितनी थी, 20 एम्पियर्स, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई, और गति कितनी है, गति अपने पास n है, तो यहाँ पर n से n हट जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 30, तो 3 दूना 6, तो 600 अपॉन में पाई आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर है, न्यूटन मीटर। डाउट है क्या किसी को किसी प्रकार? टॉर्क का फॉर्मूला लिखा HP गुणा 60 गुणा 746, HP गुणा 746 अपॉन में 2 पाई n। ओके, तो यहाँ पर HP गुणा पावर से मल्टीप्लाई करने पर अपने को पावर मिलेगी। पावर अपने पास बैक ईएमएफ और धारा भी तो पावर ही होता है। ओके, और साथ में यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपने इतना फॉर्मूला लिखा बैक ईएमएफ का, धारा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो धारा लिखी थी यहाँ पर, और ये 60 का 60 लिख दिया। ओके, अपॉन में 2 पाई एन है तो 2 पाई एन का 2 पाई एन लिख दिया। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन किया तो अपने को मिला 60 एन 20 एम्पियर धारा की वैल्यू, अपॉन में 2 पाई एन है तो एन से एन हटा देंगे, और 2 से हटाएंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, 30 मल्टीप्लाई 20 तो 600 होते हैं अपने पास, 600 अपॉन में पाई अपने पास न्यूटन मीटर में टॉर्क की वैल्यू है। ओके, तो 600 को डिवाइड करते हैं पाई से, तो ये आता है 190.98 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट उसमें करके कम्युनिटी पे अप्लाई करूंगा, अभी पहले जो क्वेश्चन शेड्यूल्ड हैं उनके बाद में। ओके, फिर आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज 100 वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्टेज है,
तो टर्न अनुपात क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नहीं कहा है इसके अंदर कि N2 अपन में N1 करो, नहीं, इसमें डायरेक्टली टर्न अनुपात पूछा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बताऊं आपको तो K इज इक्वल टू E2 अपॉन में E1 रहेगा और N2 अपॉन में N1 होगा, V2 अपॉन में V1 होगा, I1 अपॉन में I2 रहेगा। तो ये I सभी E2 अपॉन में E1 है, 2 अपॉन में 1 लिख रहे हैं सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी। ओके, तो यहाँ पर धारा प्राइमरी अपॉन में सेकेंडरी क्यों लिखा? तो ट्रांसफार्मर जो रहता है केवी रेटिंग इक्वल होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी से इस प्रकार लिखने से अपने पर, अगर दोनों ये इस प्रकार लिखेंगे सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की केवी रेटिंग अलग अलग हो जाएगी। ओके, ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए अपने इसको अपोजिट में लिखते हैं। अंडर रूट Z2 अपॉन में Z1 हो जाएगा। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो सभी पर स्क्वायर लग जाएगा, के ऊपर स्क्वायर लगेगा। इसी प्रकार जो अपने जो प्राइमरी को रेफर करते हैं, सेकेंडरी को रेफर करते हैं, तो उसके अंदर प्राइमरी के अंदर रेफर करेंगे तो उसको लिखते हैं R1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, और सेकेंडरी को प्राइमरी साइड करेंगे तो उस कंडीशन में बनता है R2 अपॉन में के स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार रहता है इक्विवेलेंट लिखने पर। और इसी टर्न रेशियो को कुछ इस प्रकार लिखते हैं 1 अपॉन में के, तो ये अपने इस प्रकार लिखने पर हो जाएगा E1 अपॉन में E2। ओके, N1 अपॉन में N2, आप इस तरह से लिखना चाहो तो यहाँ पर 1 अपॉन में क्या आएगा, V1 अपॉन में V2। ओके, I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू अंडर रूट Z1 अपॉन में Z2। किसी प्रकार का शायद आपको डाउट नहीं होगा। अभी हटाते हैं इसको, देखते हैं। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जिस साइड में कम टर्न होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, जिस साइड में हाई टर्न्स होंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी। ओके, तो यहाँ पर 100 अनुपात 200 है, तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, 1 अनुपात 2 अपने पास है, ये टर्न रेशियो की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टर्नों की संख्या ज़्यादा तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, टर्नों की संख्या कम तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, और टर्नों की संख्या दोनों साइड इक्वल होगी तो वो अपने पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो अलग अलग, यानी कि एक साइड से सप्लाई आ रही है, दूसरी साइड जिन स्थानों को दे रहे हैं उनको सप्लाई सोर्स से आइसोलेशन करने के लिए रहता है, उस स्थानों पर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा अपने पास 327 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न की संख्या आधी और प्राइमरी टर्न की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो इनपुट वोल्टेज 1000 वोल्ट 60 हर्ट्ज और आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करूंगा इसका। सेकेंडरी टर्नों की संख्या आधी तो आउटपुट वोल्टेज आधी हो गया। प्राइमरी टर्नों की संख्या को कर दिया दुगुना, प्राइमरी को दुगुना किया तो स्टार्टिंग में प्राइमरी को डबल समझे, तो सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज होगी वो भी डबल हो जाएगी क्योंकि टर्न्स तो फिक्स है। तो प्राइमरी टर्नों की संख्या दुगनी की तो आउटपुट वोल्टेज डबल, सेकेंडरी टर्नों की संख्या आधी तो इक्वल हो जाएगी, सेम टू सेम। अब 60 यानी कि 1000 का 1000 वोल्टेज मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये तो टर्नों की संख्या को ऐसे ही बताया है, लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल नहीं करता। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी पूछा है, नन ऑफ दीज, और जो भी वैल्यू आएगी वो हर्ट्ज में रहेगी और फ्रिक्वेंसी वेरिएशन नहीं करता, इसीलिए वैल्यू 60 हर्ट्ज ही रहेगी। क्वेश्चन में कुछ ही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। एक परिणामित्र में प्राइमरी टर्न्स 200 हैं, द्वितीयक टर्न्स 800 हैं। यदि प्राइमरी वोल्टेज साइड 120 और मैक्सिमम फ्लक्स 5 मिली वेबर्स है तो अप्लाइड वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होगी? कई बार क्या होता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी का नाम लेके कई बार क्वेश्चन में डाउट सा पैदा कर देता है। तो इसके अंदर क्या है, दो आप ईएमएफ का इक्वेशन लिखो, E1 इज इक्वल टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ टर्न 1। इसके अंदर प्राइमरी साइड से केवल फिक्स डाटा लेने वाला क्या है,
फ्लक्स दोनों का सेम होगा, म्यूचुअल फ्लक्स कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करता नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ना प्राइमरी वन लिखा ना लिखा सेकंड। एन वन जो टर्न होंगे उसी के आधार पर ई वन डिसाइड होगा। इसीलिए यहाँ पर एन वन है तो ये अपने पास रहेगा ये प्राइमरी साइड का ईएमएफ इक्वेशन। एंड इसी प्रकार सेकेंडरी साइड का लिखें तो ये 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न और 2 ये वोल्टेज के अंदर मिलेगा अपने को। ओके, तो यहां पर अपने को फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर अपने को फाइंड आउट करना है अप्लाइड वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है। तो यहां पर वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी टर्न दोनों समान है, लेकिन प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे रखा है तो अपने फॉर्मूला किस साइड का लगाएंगे, प्राइमरी साइड में। वोल्टेज अपने 120 है तो 120 इज इक्वल टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स 5 मिली वेबर मल्टीप्लाई 5 और मिली की वैल्यू रहती है 10 की पावर -3, 5 मिली वेबर। मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी कितनी है ज्ञात करनी है। नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं प्राइमरी के, तो वो 200 हैं, ये अपने को वैल्यू मिलेगी वोल्ट में। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अपने को ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला अपने एडजस्ट कर देंगे। तो 120 डिवाइड बाई 4.44 4.44 5 गुणा 10 की पावर -3 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक के बाद में 3 संख्या और यहाँ पर आ गया अपने पास 200। ओके, फिर वापस के पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो और लगा देते हैं, अपने को सोल्यूशन करने में आसानी रहेगी। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते हैं, 5 दूना 10 हो जाते हैं, 10 से 1 जीरो से 1 जीरो हटाएंगे, यानी कि 12,000 12,000 अपॉन में 444 आ जाएगा। करो डिवाइड, देखते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी मिलती है अपने को। खुद से करना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा वहां पे आपको। तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 444। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना तो हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से जो करो उसके बाद में सोल्यूशन देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर रहेगा अपने पास बी 27 हर्ट्ज के अंदर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। एंड प्राइमरी साइड की 27 हर्ट्ज, तो सेकेंडरी साइड की भी 27 हर्ट्ज ही फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रहेगी। अब यदि एक परिणामित्र में के अब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम है हो तो द्वितीयक रूप से निर्देशित समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध और द्वितीयक प्रतिरोध R24 ओम है, तो द्वितीयक साइड संपूर्ण रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले फॉर्मूला लिखो, प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी और प्राइमरी साइड दोनों साइड का इक्विवेलेंट रेफर करने पर, इसके लिए लिखेंगे R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में के स्क्वायर। प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस देखें तो ये लिखेंगे x1 मल्टीप्लाई x, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी x2 अपॉन में के स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों लिख रहा हूँ, आपको अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इस प्रकार है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखो आपको v2 अपॉन में v1, e2 अपॉन में e1, i1 अपॉन में i2, अंडर रूट z2 अपॉन में z1। अब यहाँ पर अंडर रूट में लिखा मैंने z2 अपॉन में z1, तो यहाँ पर ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ये अपने को मिला के स्क्वायर इज इक्वल टू z2 अपॉन में z1। अब अपने को ज्ञात करना है इसका z1 की साइड इक्विवेलेंट, तो ये अपने पास क्या बनेगा z2 अपॉन में के स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये इसके स्थान पर आएगा। इसी प्रकार अपने देखें सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट, तो ये अपने पास बन जाएगा z1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर। डाउट किसी को नहीं होगा, डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, करते हैं सोल्यूशन कुछ इसका फिर।
ओके, यहां तक लिखा। अब आर R2 की साइड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का, तो R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर। X2 की साइड इक्विवेलेंट देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, तो X2 मल्टीप्लाई X1 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, इस प्रकार रहेगा। ओके, तो ये कह रहा है सेकेंडरी साइड संपूर्ण बताना है सेकेंडरी साइड, और द्वितीय का रेजिस्टेंस 4 ओम है ही अपने पास, तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे 4 ओम प्लस 0. अच्छा, तो 0.5 के स्क्वायर 25 और अपॉन में पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे, तो 25 5 125 अपॉन में 10, तो ये 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 प्लस 4, तो 16.5। ऑप्शन नंबर अपने पास ए बन रहा है। द्वितीयक साइड का यहाँ पर द्वितीयक साइड के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट, और टोटल प्रतिरोध, यहाँ पर टोटल प्रतिरोध लिखना था, टोटल प्रतिरोध कितना है, तो सेकेंड अपने पास प्राइमरी को रेफर किया, तो कितना है 12.5, और यहाँ पर 4 ओम ऐड करने के बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों मिलाकर कुल मिला के कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 16.5 ओम्स का। ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 250 वोल्ट 6 पोल 60 हर्ट्ज वाली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस गति का 96% है, रोटर गति सिंक्रोनस गति का 96% है, तो स्लिप प्रतिशत और रोटर फ्रीक्वेंसी रोटर स्टेटर के मध्य एयर गैप फ्लक्स की गति का क्रमशः रिस्पेक्टिवली निर्धारण करें। सबसे पहले अपने को स्लिप प्रतिशत बताना है। स्लिप, अभी देखो, स्लिप आरपीएम में आपको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। ये फॉर्मूला जितना लिखा है ये है स्लिप स्पीड आरपीएम में। स्लिप स्पीड फ्रिक्शन में भिन्न में ज्ञात करने के लिए अपॉन में सिंक्रोनस गति लगाएंगे, और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ पर 6 पोल की है तो 1000 आरपीएम टोटल अपने पास हो जाएगा। तो ज्ञात करने के लिए ये तो आपको नॉर्मली डाटा है जो याद रह जाता है। 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम, 4 पोल के लिए 1500, 6 पोल के लिए 1000, 8 पोल के लिए 750, 10 पोल के लिए 600 आरपीएम, ये तो नॉर्मली याद ही रह जाता है हमें। तो यहाँ पर फिर भी ज्ञात कर देते हैं 120 एफ अपॉन में पी, ये सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला है। तो 120 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, नहीं तो 60 हर्ट्ज के कारण नहीं होगा भैया, 60 अपॉन में कितना होगा, पोलों की संख्या है 6, तो यहाँ पर आएगा 10, और 10 गुणा मल्टीप्लाई 120, 120 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 1200 आरपीएम। कितना, 1200 आरपीएम। तो यहाँ पर टोटल अपने को मिला 1200 आरपीएम। 96% इसकी क्या है, रोटर स्पीड है, किसकी, सिंक्रोनस गति की, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर 4% अपने पास डायरेक्टली स्लिप निर्धारण हो ही रही है। सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है 100% के इक्वल, रोटर स्पीड कितनी है 96, तो प्रतिशत में सीधा माइनस करेंगे, अपने को प्रतिशत में वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। इसी प्रकार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने ड्राइव किए हैं, मैंने बनाए हैं, उनके अंदर आपको कोई एक वैल्यू भी न आने पर आप क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। चलो अभी देखते हैं, स्लिप प्रतिशत ज्ञात कर लिया अपने, अभी अपने जस्ट ज्ञात करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस गुणा एफ रहता है, एस रहती है स्लिप, स्लिप वो भी कौन सी, तो फ्रिक्शन स्लिप, भिन्न वाली स्लिप, और फ्रीक्वेंसी रहती है अपने पास हर्ट्ज में। तो यहाँ पर स्लिप डायरेक्टली है 4%, तो इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए 0.4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, अपन में पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, तो 0 से 0, 6 चौक 24, अपन में 10, तो 2.4 हर्ट्ज अपने पास रोटर फ्रीक्वेंसी होगी, एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी अप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर
सी एंड डी हो रहा है इस टाइम अपने पास। और यहां पर कह रहा है रोटर स्टेटर के मध्य एयर गैप फ्लक्स की स्पीड कितनी होगी। तो इसके बारे में लिखो आप, ये दो चीज आप लिख लेना, स्लिप प्रतिशत और ये रोटर फ्रिक्वेंसी। ओके, अभी अपने इसके अंदर देखते हैं कि स्टेटर बॉडी की क्या स्पीड रहेगी। ओके, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या रहेगी। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अपने पास आएगा, रोटर स्टेटर ना लिख के अपने डायरेक्टली लिखेंगे एयर गैप में की फ्लक्स की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड क्या रहेगी। एयर गैप के कारण रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या रहेगी और रोटर बॉडी की क्या स्पीड रहेगी। अब सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, स्टेटर की जो बॉडी है उस किस गति से घूमता है। अरे वो तो स्टैंड स्टिल में ही है ना, स्टैंड स्टिल पोजीशन में है तो 0 आरपीएम की रहती है। सभी वैल्यू आरपीएम में लिखूंगा भाई, याद रखना। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी, एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड होगी। रोटर मैग्नेटिक फील्ड बताओ आप, रोटर बॉडी की क्या होगी, एन आर रहेगी रोटर स्पीड। और रोटर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सिंक्रोनस स्पीड से ही रहता है। और यहाँ पर रोटर स्टेटर के मध्य एयर गैप फ्लक्स की गति कितनी होती है, तो सिंक्रोनस स्पीड रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 331, क्रॉस फील्ड थ्योरी के अनुसार एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 700 आरपीएम से चल रही है तो अग्रगामी और पश्चगामी आवृत्ति होगी। ओके, बताओ तो, पिछले क्वेश्चन में बताई दिया मैंने लगभग। तो अब ये आप बताओ मेरे को, आप सोल्यूशन करना, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं कह रहा हूँ आप पॉज करो, आप सोल्यूशन करो, उसके बाद में अप्लाई मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, फिर मैं देखूंगा। आप वीडियो को कमेंट करते ही कंटिन्यू कर सकते हैं। 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, 6 पोल हैं, 700 आरपीएम से चल रही है। एक चीज याद रखना हमेशा ही कि जो रोटर की जो स्पीड रहती है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होती है। क्या मतलब है कि सिंक्रोनस स्पीड हमेशा रोटर स्पीड से ज्यादा रहती है। ओके, तो यहां पर ये कह रहा है कि 700 आरपीएम है और 50 हर्ट्ज है। ओके, तो 50 हर्ट्ज अच्छे पोल है तो कितनी उसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी, 1000 आरपीएम होगी। सर याद करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन का जस्ट सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, उसके हिसाब से लिखो 120 f अपॉन में p। तो यहाँ पर अपने स्पीड लिख लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम और यहाँ पर अपने को 700 आरपीएम रोटर की स्पीड दे रखी है। तो अपने को स्लिप की जो वैल्यू है आरपीएम में ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एन एस माइनस एन आर। ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन में सिंक्रोनस गति करेंगे, प्रतिशत में करना चाहें मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस 700 अपॉन में 1000, तो यहाँ पर आएगा 300 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आएगा 30% अपने पास क्या है, स्लिप स्पीड है। रोटर स्टेटर के मध्य जो स्लिप होती है गति वो कितनी है, 30% है। 30% तो 0.3% फ्रिक्शन में आ गई अपने पास। ओके, अभी इतनी चीज आप नोट करना, मैं वीडियो को ये क्वेश्चन जस्ट हटा रहा हूं यहां से। 0.3% अपने पास फ्रैक्शन में आ गई। तो यहां पर अपने पास अग्रगामी एंड पश्चगामी आवृत्ति कितनी होगी, तो अपने पास रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक चीज अलग तरीके से लिखता हूं मैं, रोटर फ्रीक्वेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्ञात करने के लिए अपने डायरेक्टली लिखते हैं एस गुणा एफ
स्लिप कितनी है, स्लिप है 0.3 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 15 हर्ट्ज। किसी को डाउट कोई प्रकार का शायद नहीं होगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। और अपने पास बैकवर्ड स्लिप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है 2s माइनस एस। तो यहां पर 2 माइनस स्लिप है 0.3 तो इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को 1.7। अब 1.7 है, ये अपने पास स्लिप है बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी है 1.7, बैकवर्ड स्लिप मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे, यहां पर आएगा 5 और 17 5 85 हो जाएंगे। और क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 332 नंबर क्वेश्चन। आप खुद से पढ़ो बढ़िया तरह से इस क्वेश्चन को। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको? मैं थोड़ा चार्जिंग पॉइंट पे लगा देता हूँ। ओके 1 सेकेंड देख लेता हूँ। हेलो, क्वेश्चन नंबर है अपने पास, यदि 250 किलोवाट 10 पोल 50 हर्ट्ज वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर का गुरुवक नहीं है भाई, घूर्णन है ये। घूर्णक कह सकते हैं। घूर्णक प्रतिरोध 0.166 ओम प्रति फेज है और स्टैंड स्टिल पोजीशन में घूर्णक प्रतिघात 0.4 ओम प्रति फेज है। ओके, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों दे दिए अपने को। और मोटर 500 आरपीएम पर पूर्ण लोड अवघूर्णन प्राप्त किया है। ओके, तो अधिकतम से पूर्ण लोड बल अवघूर्णन का अनुपात, पहला क्वेश्चन तो ये है आपके पास। अनुपात रोटर चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी, ये क्वेश्चन पिछले में बता दिया। रोटर एयर गैप स्पीड क्या होगी, ये भी बता दिया। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बता दिया। क्वेश्चन है घूर्णन से पूर्ण लोड बला घूर्णन अनुपात बताओ भाई। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने को सिंक्रोनस स्पीड नहीं दी तो वो ज्ञात कर लेते हैं। 10 पोल है 50 हर्ट्ज है, मैं तो डायरेक्टली बता देता हूँ 600 आरपीएम है, फिर भी आपको ज्ञात करके बताता हूँ। सिंक्रोनस गति इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी हो जाएगा। और यहाँ पर 120 रहेगा अपने पास, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोल है अपने पास 10, तो यहाँ पर 5 आएगा, 12 5 60 हो जाएंगे और 0 से 0 यानी कि कितनी आ गई 600 आरपीएम। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड मानो, एयर गैप की स्पीड मानो, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड मानो तो सिंक्रोनस स्पीड रहती है। ओके, हटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके लिखते रहना। अपने पास सिंक्रोनस स्पीड आई है 600 आरपीएम। ओके, अब यहां पर मैक्सिमम अपने को टॉर्क चाहिए होता है, तो उसकी कंडीशन क्या रहती है कि रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टार्टिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होता है, तो रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या इनका अनुपात इकाई के तुल्य होना चाहिए। ओके, तो अपने पास स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पैदा होती है अपने पास। एक हिसाब से चलो मैक्सिमम स्लिप देखें, स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम तो स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा। यहाँ पर R2 अपॉन में X2 रहेगा
R2 की वैल्यू कितनी है, तो 0.166 है, और यहां पर रोटर प्रतिघात 0.4 है। तो आप इसको डिवाइड करो, देखते हैं क्या आता है। 0.166 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.415 हटा रहा हूं, आप इसको लिख लेना। मैक्सिमम स्लिप के लिए कंडीशन क्या बनी है, 0.415। ओके, दो चीज वैल्यू अपने ज्ञात कर ली। अब फुल लोड पर टॉर्क ज्ञात करते हैं। फुल लोड टॉर्क पर अपने पास स्लिप क्या है, फुल लोड टॉर्क की कंडीशन में अपने पास स्लिप क्या है, तो स्लिप ज्ञात करना चाहेंगे तो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड 600 आरपीएम, रोटर स्पीड 500 आरपीएम अपॉन में 600 करेंगे, तो 100 अपॉन में 600 कितना आएगा अनुपात, 20 से 20, 1 डिवाइड बाई 6 करो, 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 0.166, 0.1, एक सेकेंड एस एफ एल फुल लोड स्लिप की वैल्यू, तो 0.16 की बार लगेंगे, तो इसे 2 बार लिख देंगे उसके बजाय। ओके, ये कंडीशन अपने को मिल गई। अपने मैक्सिमम सिंक्रोनस गति ज्ञात कर ली है। सिंक्रोनस गति के बाद में फुल लोड स्लिप ज्ञात कर ली अपने, और मैक्सिमम स्लिप अपने ज्ञात कर ली है। तो इसके लिए अपने टॉर्क ज्ञात करने के लिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम टॉर्क अनुपात और फुल लोड टॉर्क अनुपात इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, आप याद करना, परीक्षा में आज के दिनों में जो पेपर आ रहे हैं, अब प्रेजेंट टाइम में आ सकता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम स्लिप्स की स्क्वायर्स प्लस फुल लोड स्लिप्स की स्क्वायर्स अपॉन में 2 मैक्सिमम स्लिप, फुल लोड पर स्लिप, ये चीज आप लगाओ, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर्स क्या होगा, 0.415 का। करते हैं ज्ञात, कैलकुलेटर से ही करेंगे। स्क्वायर्स 0.415 प्लस फुल लोड स्लिप्स का स्क्वायर्स 0.166। ओके, तो ये आया अपने पास 0.199781 इज इक्वल टू, अब यहां पर ये फॉर्मूला लगाओ, 2 मल्टीप्लाई मैक्सिमम स्लिप क्या है 0.415 मल्टीप्लाई फुल लोड पर स्लिप क्या है, तो 0.166, ब्रैकेट में बंद करके देखते हैं इसको, 0.145, क्या वैल्यू मिली अपने को 0.45, यानी कि क्वेश्चन का आंसर या तो बी होगा या होगा सी, इन दोनों में से कोई एक अपने पास आंसर रहेगा। बाकी आपको पिछले क्वेश्चन में करवा दिया, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ। ये एक जो सूत्र लिखा था, ये वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। अब बाकी चीज बताओगे, अधिकतम से पूर्ण लोड टॉर्क का अनुपात आपने ज्ञात कर लिया है। अब अपने को यहां पर ज्ञात करना है रोटर चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी, तो सिंक्रोनस स्पीड रहती है यार 600 आरपीएम रहेगी, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रोटर एयर गैप की स्पीड क्या रहती है, सिंक्रोनस स्पीड रहती है 600 आरपीएम, आ गया। एंड रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए अपने पास रहता है एस गुणा एफ। ओके, ये फॉरवर्ड स्लिप रहती है अपने पास, एफ लगा देना चाहिए स्लिप के आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए रोटर की, यानी कि बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए 2 माइनस एस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये बैकवर्ड अपने को स्लिप मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलेगी फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन का आंसर अपने को फॉरवर्ड पूछा है, तो स्लिप की वैल्यू अपने पास कितनी थी यहाँ पर,
स्लिप मिला था अपने पास 0.166। ओके, यानी कि कितना आएगा अनुपात 500 है, फुल लोड 600 आरपीएम, सिंक्रोनस स्पीड 600, तो 100 अपॉन में 600 लगाएंगे तो 0.166 ही आएगा। ओके ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना आप 50 के साथ। मैं ही कर देता हूँ, चलो आंसर अपना सी हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। फिर भी करके दिखाता हूँ आपको। 0.166 मल्टीप्लाई 50, तो 8.3 हर्ट्ज अपने पास रोटर फॉरवर्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास सी। किसी प्रकार का डाउट है क्या? शायद नहीं होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं आज का, 333 नंबर। यदि एक थ्री फेज इंडक्टिव मोटर में रोटर की मैकेनिकल नहीं है भैया, मैकेनिकल पावर है, वो 12,500 वाट है। मैकेनिकल पावर मतलब रोटर दे रहा है आउटपुट में इतनी पावर, और स्लिप 2% है, तो रोटर की इनपुट शक्ति क्या होगी? तो ये तो आप डायरेक्टली मैथ का जो फॉर्मूला था उस हिसाब से कर लो, लाभ आने में जो लगाते ही हो आप। तो ये 12,500 डिवाइडेड बाई, तो 1 माइनस स्लिप कर दो, यहाँ पर अपने को रोटर का इनपुट शक्ति मिलेगी। तो 12,500 एक से हटाएंगे 2% स्लिप, तो ये मिलेगा 0.98। डाउट किसी प्रकार का? 0.2 है तो इतना ही बनेगा। चलो करते हैं डिवाइड, 12,500 डिवाइडेड बाई, तो ये अपने को मिल रहा है 12,755.10, 12,755.10 वाट के अंदर आंसर मिला है। तो ओके दोस्तों, वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी पूरा डीपली से देखा है आपने, एंड किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट बॉक्स में बताना। न्यूमेरिकल क्लास जो है उसके कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूँ, आप बढ़िया से सोल्यूशन करके अपना तैयार रखें। वीडियो में जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर उसको करें, मतलब पोस्ट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी आपको एक दिन बाद में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।